नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, नाग भित्ति चित्र नामक लोक चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। देखिए दोस्तों आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नाग भित्ति चित्र नामक लोक चित्रकला का संबंध जो है दोस्तों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा बिल्कुल एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, निमाड़ अंचल में, ठीक है, निमाड़ अंचल में नाग भित्ति चित्र लोक चित्रकला की जो परंपरा है दोस्तों वो सदियों से चली आ रही है, ठीक है। इसमें घर की दीवारों पर कुछ न कुछ रेखांकन अवश्य मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें घर की दीवारों पर कुछ न कुछ रेखांकन अवश्य मिलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निमाड़, ठीक है ना। निमाड़ क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में नाग भित्ति चित्र नामक लोक चित्रकला का मतलब ये वहां से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा अपने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। बिल्कुल रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम में जरूर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको बताना दोस्तों कि नवंबर 2020 में किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा द्वारा अपने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा वो चुना गया है आपके AR रहमान को, ठीक है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिएगा दोस्तों, जरूर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मध्य प्रदेश राज्य सत्कर्ता आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य सत्कर्ता आयोग का गठन कब किया गया। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश राज्य सत्कर्ता आयोग का गठन दोस्तों 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1964 को किया गया। बिल्कुल रट लीजिएगा। और इसके तहत दोस्तों राज्य स्तर के अतिरिक्त संभाग स्तर पर संभागीय सत्कर्ता मंडल तथा जिला सत्कर्ता अधिकारी का प्रावधान है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 1 मार्च 1964 को इसका गठन किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य सत्कर्ता आयोग का, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, ठीक है। आपको एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, श्योर है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। आपको बताना दोस्तों कि ये कहाँ उपजती है, तो याद रखिएगा दोस्तों हृदय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, हृदय में उपजती है, ठीक है, याद रखिएगा कि हृदय स्पंदन जो है दोस्तों एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो कि हृदय में उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और यह दोस्तों अनैच्छिक मांसपेशियों का बना शंकु आकार का एक अवयव होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों डायाफ्राम के ऊपर दोनों फुसफुसों के बीच वक्ष गुहा में थोड़ी बाईं ओर स्थित होता है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो कहाँ उपजती है, हृदय में, ठीक है। नवंबर 2020 में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको बताना दोस्तों कि नवंबर 2020, ठीक है, नवंबर 2020 में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया है, वो किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। और कितने नवंबर को किया गया है तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 9 नवंबर,
ठीक है, आपको याद रखना है 9 नवंबर को उद्घाटन किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो असम में, सॉरी उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड के कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, याद रखिएगा, टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है इसका उद्घाटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। साक्षर भारत योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि साक्षर भारत योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल सन 2010, सन 2010, 19 अप्रैल सन 2010 को किया गया। ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो 15 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं अध्ययनशील समाज का निर्माण करना है। ठीक है, याद रखिएगा। संवहनी वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना दोस्तों कि संवहनी वर्षा कहाँ होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने सहायक भूमिका अभिनेता श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2020 जीता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, रख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने सहायक भूमि अभिनेता, ठीक है, आपको यहाँ रखिए, याद रखिएगा दोस्तों, सहायक भूमिका अभिनेता श्रेणी में अवार्ड जीता है, ऑस्कर अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है, आपको उनका नाम बताना है, वो कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, ए बी सी और डी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रैड पिट का नाम याद रखना है आपको। ब्रैड पिट ने सहायक भूमिका अभिनेता श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए जरूर पूछा जाएगा ये आपको क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वो झील है आपकी अंचार झील। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंचार झील, ठीक है, आपको पता चल गया कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अब आपको फुलझर झील भी पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये स्थित है आपकी छत्तीसगढ़ में। फुलझर झील छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोलेरू झील सभी को पता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो हमीरसर झील है, ठीक है, याद रखिएगा, हमीरसर झील जो है ये गुजरात में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? आपको बताना दोस्तों, किससे लेह जाने का रास्ता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, वो दर्रा है दोस्तों जोजिला दर्रा। ठीक है, जहाँ से लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना दोस्तों कि दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की जो शुरुआत है दोस्तों वो वर्ष 2006 में हुई थी। ठीक है, अब वर्ष 2006 अर्थात जून 2006 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जून 2006। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है? आपको बताना दोस्तों, उस झील का नाम बताना है जो कि भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अष्टमुदी झील का नाम याद रखना है आपको। अष्टमुदी झील जो है दोस्तों वो भारत के केरल राज्य के कोल्लम जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, और यह भारत के सबसे पश्चिमी तट पर भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। निम्न में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया? ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा दोस्तों, और जिसको नहीं पता है बिल्कुल याद रखना है आपको कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का जो गठन है दोस्तों वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि G20, ठीक है ना, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले क्वेश्चन तो बिल्कुल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 21 नवंबर, ठीक है, 21 नवंबर 2020 को G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है दोस्तों वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था इस सम्मेलन का आयोजन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, रट के जाइएगा।
2020 में किस भारतीय खिलाड़ी कोच को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि वह कौन से कोच हैं। वो हैं दोस्तों पुलेला गोपीचंद। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, राज्य लोक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गठन जो किया गया था ये सन 1972 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, लोक उपक्रमों पर नियंत्रण रखने के लिए लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। संजय गांधी तापीय विद्युत ग्रह की उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, संजय गांधी तापीय विद्युत ग्रह की उत्पादन क्षमता कितनी है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए 1340 मेगावाट। ठीक है, 1340 मेगावाट। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों यह तापीय ग्रह जो है वो उमरिया जिले के विरसिंहपुर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 1340 मेगावाट। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शिवपुरी जिले में है। और आपको इसकी स्थापना भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस उद्यान में, ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक भवन भी स्थित है, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, जॉर्ज कैसल नामक भवन स्थित है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉर्ज कैसल नामक भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है और जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन बांस के प्रमुख उत्पादक जिले हैं? आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। याद रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के वे प्रमुख बांस उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शहडोल और अनूपपुर। ठीक है, याद रखिएगा, शहडोल तथा अनूपपुर बांस के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ठीक है ना। और दोस्तों आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बांस का बॉटनिकल नेम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, डेंडोकेलेमस। क्या? डेंडोकेलेमस बांस का बॉटनिकल नेम है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है आपका जबलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जबलपुर में स्थित है। और अगर आपको इसकी स्थापना पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वे कौन से प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी नहीं दिया है तो आप बी को मान सकते हैं कुछ भी। ठीक है ना, आपको बस आंसर पता होना चाहिए कि जिस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं वो राजवंश है दोस्तों आपका कौन से, बिल्कुल याद रख के जाइएगा एग्जाम में, चंदेल। ठीक है, चंदेल राजवंश, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और चंदेल वंश के शासकों ने दोस्तों अपनी राजधानी क्या बनाया था? खजुराहो को बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको खाली याद रखना है कि चंदेल राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक है जिसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल रख लीजिए दोस्तों। ये कहा जाता है आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, खारवेल को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, कलिंग शासक खारवेल को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये उन्होंने चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण वापस ले लिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको दोस्तों यहाँ कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको कूट से सही बताना है कि कौन सा सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, आपको पहला कथन है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, और दूसरा कथन है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अब आपको बताना है दोस्तों कि चार ऑप्शन दिए गए आपको, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 3 मई 1939 को, ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था या स्थापना की थी। तो ये कथन आपका पूर्ण तरीके से सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कथन है दोस्तों कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दोस्तों याद रखिएगा कि 9 सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, अर्थात ये उसके सदस्यों में से एक थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक एवं दोनों, दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा हेतु कितनी सीटें निर्धारित है? काफ़ी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा हेतु 29 सीटें निर्धारित हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत, ठीक है, 243 ट के अंतर्गत दोस्तों एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इस आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन को संपन्न कराना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 ट। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि निम्न में से वह कौन सा प्राधिकरण है, तो वो है दोस्तों आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन का आपको प्रावधान मिलता है। ठीक है ना, और दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यता का निर्धारण का जो अधिकार होता है दोस्तों वो संसद को दिया जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है साथ में ही। और दोस्तों वित्त आयोग ही है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णित धाराओं की संख्या है। आपको बताना दोस्तों कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, ठीक है, वर्णित धाराओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, कुल, ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा कुल 8 अध्याय, तथा अध्याय भी आपको याद रखना है, कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं। ठीक है, धाराओं की संख्या कितनी है? 43 है। किसके अनुसार? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। ठीक है, वर्णित धाराओं की संख्या कितनी है? 43 है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुद्रा मानव अधिकार, मुद्रा नहीं है दोस्तों, ये मुद्दा है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा मुद्दा मानव अधिकार से संबंधित नहीं है? यहाँ मुद्रा लिखा गया है, ये मुद्दा है, आपको याद रखना है। सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत मुद्दे, वनों की कटाई या न्याय में विलंब। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो मुद्दा मानव अधिकार से संबंधित नहीं है वो मुद्दा है दोस्तों आपका कौन सा? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वनों की कटाई। ठीक है, आपको ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया। बाकी
सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत मुद्दे और न्याय में विलंब, ये मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है ना। जो वनों की कटाई है वो मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन जुलाई 1995 में किया गया। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आपको केवल सत्य पूछा है। आपके ऑप्शन है केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है, ना तो 1 सत्य है ना तो 2 सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहला दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का जो गठन दोस्तों वो जुलाई 1994 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ दिया गया आपको 1995, तो ये कथन आपका पूर्ण तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कथन है दोस्तों आपका कि राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, जबकि दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, जबकि राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष नहीं होता, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आपके दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कौन सा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही कथन आपके क्या है, असत्य। ना तो 1 सत्य है ना ही 2 सत्य है। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसका जो गठन है वो जुलाई 1994 हुआ था और इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में लगता है। सभी को पता दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा मेला जो मध्य प्रदेश में लगता है, वो है दोस्तों आपका, देखिए, सिंगा जी का मेला भी कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, आप सभी को पता है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा है आपका वरमान का मेला, ये भी आपके मध्य प्रदेश में लगता है। मठ घोगरा का मेला, ये भी मध्य प्रदेश में लगता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मेले कहाँ लगते हैं, मध्य प्रदेश में लगते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा डायल-अप के समान टेलीफोन लाइन पर चलती है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सी इंटरनेट सेवा डायल-अप के समान सामान्य टेलीफोन लाइन पर चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो कौन सी इंटरनेट सेवा है जो डायल-अप के समान सामान्य टेलीफोन, ठीक है, सामान्य टेलीफोन लाइन पर चलती है। वो सेवा है दोस्तों आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। ठीक है, याद रखिएगा, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है दोस्तों एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ब्लॉग को किस नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, ब्लॉग को वेबलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लॉग को वेबलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों कि काली मृदा, ठीक है, जो काली मृदा होती है दोस्तों, याद रखिएगा, उसमें तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, काली मृदा जो है इसको सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह मृदा नमी को रोके रखती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, काली मृदा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।